न्यायिक पुनरावलोकन। मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, क्या शक्ति है, क्या उसकी उपयोगिता है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यायिक पुनरावलोकन पर। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है संसद या विधान मंडल द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की जांच करना और उनको देखना कि ये संविधान के अनुकूल है या नहीं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका की या न्यायालय की उस शक्ति से जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि जिससे कि उसके मूल रूप के ढांचे के अनुरूप वो है या नहीं। मूल रूप के ढांचे, जो मूल ढांचा होता है, उसके प्रतिकूल होने पर ही पर ना होने पर, प्रतिकूल यानी कि उसके अनुकूल ना होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो ये हमारी पुनरावलोकन की शक्ति होती है। पुनरावलोकन की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी उत्पत्ति है सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, हमारी इसकी शक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और पिनॉक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति वैसे तो ब्रिटेन से मानी थी। 1830 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद के प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में बात की थी। तो ये हमारा माना जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो कहाँ से हमारे देश में आया है। उसके बाद भारतीय संविधान अनुच्छेद का जो 13 है, अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, मूल अधिकार आप समझ रहे हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये मूल अधिकार का मतलब कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है। ये मूल अधिकार जो हमारे होते हैं यही हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। उनका उल्लंघन करती है तो न्यायालय उनको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधित विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। इसलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है कि मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 13 है उसे कहा जाता है मूल अधिकारों का प्रहरी। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं या इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने पर प्रतिबंध लगाता है। मूल अधिकार जो होते हैं अगर कोई हमारे छीन रहा है या हमें लग रहा है कि कोई हम उस पर प्रतिबंध लगा रहा है तो उसको भी खत्म करता है। जैसे कि भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियों द्वारा उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक कि वे संविधान भाग 3 के उपबंध से असंगत है। जैसे कि अनुच्छेद हमारे 13 के भाग 2 में भी लिखा गया है कि राज्य कभी भी कोई भी ऐसी विधि बनाएगा नहीं कि जो हमारे मूल अधिकारों को छीन ले। यानी कि हमारे जो मूल अधिकार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि कुछ मूल अधिकार तो ऐसे भी हैं कि जो आपातकाल में भी हमसे छीने नहीं जा सकते। दूसरा है हमारा संघ में राज्य अपने विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते। संघ में तो ये क्या है, संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियां होती हैं उसमें जो कुछ सीमाओं का उल्लेख किया जाता है तो इसमें भी इस चीज़ को बताया जाता है कि हमारे अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन दिया जाता है कि वो हमारे जो हमारी उनकी जो कुछ सीमा है उनमें भी वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जो उस लिमिट में है वो लिमिटेशन रहेंगी ही रहेंगी। तीसरा है नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा संरक्षण देना। तो हमारे संवैधानिक उपचारों का सेक्शन जो कि पता है कि जो अपने मौलिक अधिकार का मैंने टॉपिक बताया था इसमें, तो उसमें बताया था कि जो लास्ट का जो हमारा मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकारों के उपचार करना ही होता है 3132 में। तो विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा कुछ भी अगर आता है किसी के भी द्वारा हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो एक न्यायालय में रिट के द्वारा, रिट आपको पता होगा कि रिट का मतलब होता है कि कोई भी नागरिक, रिट का मतलब आप पहले देख लीजिए, रिट ये लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है अधिकारों को लागू कराने के न्यायालय की शरण में जा सकता है। और अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को कई तरीके के रिट या फिर आदेश करने की शक्तियां होती हैं। तो ये हमारे पास होता है, रिट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है। तो ये सारा जो रिट होता है, रिट एक तरीके का एक आदेश होता है, ये आपको पता चल गया होगा। चौथा है संविधान में व्याख्या संबंधी शक्ति। इसका मतलब होता है कि ये जो खंड है हमारे संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो भी है अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए
संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अपनी जो हद है यानी कि अपनी लिमिटेशन में रहने के लिए बातें करता है, ताकि वो दूसरे के एरिया में कभी भी हस्तक्षेप ना करे। जो दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप ही नहीं करेगा तो सभी लोग अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो ये था हमारी इसकी व्यवस्थाएं जो इसमें दी गई हैं। कहीं कहीं पे इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ कि आलोचना कहाँ कहाँ की जाती है। एक तो यह है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है विधानमंडल के पास ही होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि जब संसद अथवा विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून अगर अदालत में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए तो पुनरावलोकन की यहाँ पे जरूरत ही क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हमें कभी भी कोई किसी भी जिसके लिमिटेशंस नहीं रखनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन से सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ है कि जो भी संविधान के अनुकूल कोई कार्य हुआ है नहीं हुआ है देखने की वजह से ही कहीं ना कहीं न्यायालय के प्रति और भी ज़्यादा हमारे लिए हमारे अंदर सद्भावना पैदा हुई है। तो हम ये कह नहीं सकते कि इसकी वजह से कोई भी किसी तरीके से प्रॉब्लम आई है। तो ये हमारा न्यायिक पुनरावलोकन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अगर हम बोले अगर आप लोग 11th में है तो आपको ये 4 मार्क्स में मैक्सिमम ही आएगा। 4 मार्क्स का भी आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो 4 मार्क्स का मैक्सिमम ही आएगा। और इसके अलावा ये किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए देंगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। थैंक यू।